Hello students, so now we will start with fundamental rights and directive principles of state policy part 2. In part 1 we have discussed about fundamental rights and in part 2 we will discuss about directive principles of state policy. So let's start with directive principles of state policy that are included in fourth part of constitution from article 36 to 51. So the first is introduction. Part 4 of the Constitution of India contains directive principles of state policy which extends from Article 36 to 51. इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के फोर्थ पार्ट में जो डायरेक्टिव प्रिंसिपल जो है इंक्लूडेड है फ्रॉम आर्टिकल 36 टू 51 एंड थर्ड पार्ट ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में हमारे पास है फंडामेंटल राइट्स जो हमने फर्स्ट पार्ट में पढ़े हैं. The concept of directive principles under Part 4 of Indian Constitution have been inspired by the directive principles given in the Constitution of Ireland and also by the principles of Gandhism. So अभी क्वेश्चन ये है कि जो डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स हैं इनको कॉन्स्टिट्यूशन में क्यों इंक्लूड किया गया है. सो फर्स्टली जो कॉन्स्टिट्यूशन के मेकर्स हैं वो इंस्पायर्ड थे बाय इरिश कॉन्स्टिट्यूशन, क्योंकि इरिश कॉन्स्टिट्यूशन में ये जो डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स थे उनको इंक्लूड किया गया था. उस कॉन्स्टिट्यूशन से इंस्पायर होकर उन्होंने ये डिसीजन लिया कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में भी डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स को इंक्लूड किया जाएगा. सेकेंडली वो गांधीज़म के जो प्रिंसिपल्स थे उनसे बहुत इंस्पायर्ड थे, इसीलिए उन्होंने इसको डायरेक्टिव प्रिंसिपल को कॉन्स्टिट्यूशन में इंक्लूड किया. और थर्डली रिलेट टू सोशल जस्टिस, इकोनॉमिक वेलफेयर, फॉरेन पॉलिसी एंड लीगल एंड एडमिनिस्ट्रेटिव मैटर्स. तो ये जो डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स थे ये सोशल जस्टिस मतलब कि जो सामाजिक न्याय है उससे रिलेट करते थे, इकोनॉमिक वेलफेयर से रिलेट करते थे, फॉरेन पॉलिसी जो है हमारी उससे रिलेट करते थे, हमारे लीगल एज वेल एज एडमिनिस्ट्रेटिव जो मैटर है उन सभी से ये रिलेट करते थे. इन रीजंस के कारण हम जो मेकर्स थे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के उन्होंने ये डिसाइड किया कि हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स को भी इंक्लूड किया जाएगा. द फादर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑन एडवाइस ऑफ सर B.N. Rao and inspired by Irish constitution enumerated directive principles of state policy in the fourth part of the constitution. So जो फादर थे हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के उन्होंने किसकी एडवाइस पे सर B.N. राव की एडवाइस पर. सेकेंडली हमने जैसे पहले पढ़ा गया कि वो इरिश कॉन्स्टिट्यूशन से इंस्पायर्ड थे, उन्होंने डिसाइड किया कि हम कॉन्स्टिट्यूशन में इनको फोर्थ पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन में हम डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स को ऐड करेंगे. The constitution makers have given some valuable directions through these principles for future unions and state governments. So इनके जो थ्रू ये जो डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स थे इनके थ्रू कुछ डायरेक्शंस जो है दी गई बोथ टू यूनियन एज वेल एज टू स्टेट गवर्नमेंट्स. अकॉर्डिंग टू दिस डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स जो यूनियन एज वेल एज जो स्टेट गवर्नमेंट है वो फंक्शन करेगी, अपनी पॉलिसीज़ और प्रोग्राम को इससे के अकॉर्डिंग जो है बनाएगी, उनको इम्प्लीमेंट करेगी. इट मीन्स it's a base for both union as well as state governments. Next is the aim of these instructions is to create congenial economics and social conditions in which citizens of our country may grow and may lead a good life. इसकी जो मेन एम जो था वो था कि ऐसी इकोनॉमिक हमारी कंट्री में एक सोशल एज वेल एज जो हमारी कंट्री की सोशल और इकोनॉमिक कंडीशन जो बहुत पहले से हमारी कंट्री की है उसको चेंज करना और एक हमारी जो कंट्री उसको ग्रो करना और हर एक सिटीज़न को एक अच्छी लाइफ देना. इसके कारण उन्होंने डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स को ऐड किया था. उसका एम ये था कि सभी को एक गुड लाइफ मिले. नेक्स्ट वन इज फंडामेंटल राइट्स आर मेंट टू एस्टैब्लिश अ पॉलिटिकल डेमोक्रेसी. दीज डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स एम एट फॉर क्रिएटिंग अ सोशल एंड इकोनॉमिक डेमोक्रेसी इन इंडिया. सो जो फंडामेंटल राइट्स थे उनको इंक्लूड किया गया था जिससे इंडिया में पॉलिटिकल डेमोक्रेसी आई. और सेकेंडली डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स को इंक्लूड करने का एम क्या था कि इंडिया में सोशल एज वेल एज इकोनॉमिक डेमोक्रेसी भी आई. द मेकर्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन डिड नॉट एडहायर टू वन पर्टिकुलर आइडियोलॉजी. सो जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के मेकर्स उन्होंने किसी एक विचारधारा हम कह सकते सिर्फ उसी को नहीं इसमें उसी का ही पालन नहीं किया. देयर थिंकिंग एंड आइडियाज वर लार्जली इन्फ्लुएंस्ड बाय सोशलिस्ट, गांधीज़म एंड लिबरल आइडियोलॉजीज. जैसे हमने पढ़ा है कि जो ये क्यों हम ऐड किया गया बाय इंस्पायर्ड बाय इरिश कॉन्स्टिट्यूशन बाय प्रिंसिपल्स ऑफ गांधीज़म. सो इसमें सिर्फ कुछ 2-3 ही नहीं है बल्कि बहुत सारे जो विचार है उन्होंने लिए गए हैं, बहुत सारी विचारधाराओं के कारण उनसे इन्फ्लुएंस होकर उन्होंने इन पर ऐड किया है जिसमें सोशलिस्ट, गांधीयन एज वेल एज लिबरल आइडियोलॉजीज भी है.
Their endeavor to incorporate all these ideologies in directive principles which they rightly thought would lead to maximum welfare for all sections of India. उन्होंने इन सब की कोशिश की है कि इन सभी आइडियोलॉजीज़ को कॉन्स्टिट्यूशन डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स में डालने के लिए, जिससे वो एक मैक्सिमम ज़्यादा से ज़्यादा हमारी कंट्री के इंडियन जो हर एक सेशन का भला हो सके, हर एक को प्रॉपर जो है एक सोशल एज वेल एज इकोनॉमिकली सभी स्टेबल हो सके, इसलिए हर एक विचारधारा को उन्होंने दिमाग में रखकर एक बहुत प्रॉपर राइट वे से डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स को इम्प्लीमेंट किया. सो नेक्स्ट इज क्लासिफिकेशंस ऑफ डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स. सो अभी डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स की जो क्लासिफिकेशन है वो देयर आर तीन क्लासिफिकेशंस है. दैट इज सोशलिस्ट प्रिंसिपल, 3 बेसिस पे की गई हैं. ऑन बेसिस ऑफ सोशलिस्ट प्रिंसिपल्स, गांधीयन प्रिंसिपल्स एज वेल एज लिबरल प्रिंसिपल्स. सो इसमें हमें बताया गया है कि सोशलिस्ट प्रिंसिपल्स किस आर्टिकल्स में, जैसे हमने पढ़ा है कि सिर्फ किसी एक आइडियोलॉजी को नहीं, उन्होंने बहुत सारी आइडियोलॉजी को कंसीडर कर ही डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स को इम्प्लीमेंट किया है. सो उसमें कौन कौन सी है? सोशलिस्ट प्रिंसिपल्स, गांधीयन प्रिंसिपल्स एंड लिबरल प्रिंसिपल्स. सो नीचे हमें बताया गया है कि जो सोशलिस्ट प्रिंसिपल्स है वो आर्टिकल 38, 39, 39A, 43, 42, 43, 43A, 47 इन सभी में है. सेकेंडली जो गांधीयन प्रिंसिपल्स है वो आर्टिकल 40, 43, 43B, 46, 47, 48 में है. एंड लिबरल प्रिंसिपल जो हमारे पास है वो 44, 45, 48, 48A, 49, 50 एंड 51 में है. सो अभी हम इनको ब्रीफ में पढ़ेंगे कि ये है क्या. सो फर्स्टली हम स्टार्ट करेंगे विद सोशलिस्ट प्रिंसिपल. सोशलिस्ट प्रिंसिपल्स, द स्टेट एम्स एट पब्लिक वेलफेयर. इसका जो मतलब सोशलिस्ट प्रिंसिपल है, इसका मेन एम था कि लोगों की भलाई. सेकेंड था एडुकेट मीन्स ऑफ लाइवलीहुड टू ऑल द सिटीजन. हर एक सिटीज़न को मतलब कि लाइवलीहुड की हमारे जो रोज़ के जो गुजारा है उसके लिए सभी को एडुकेट मीन्स मिल जाए, सभी को प्रॉपर जो है जितनी भी जो ज़रूरत है वो सभी उनको उनकी ज़रूरत को पूरा किया जाए. प्रॉपर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ सो एज टू सर्व द कॉमन गुड. मतलब कि कॉमन गुड जो है उसको सर्व करने के लिए जो वेल्थ की डिस्ट्रीब्यूशन है वो प्रॉपर की जाए. टू एस्टैब्लिश सच एन इकोनॉमिक सेटअप दैट देयर इज़ नो कंसंट्रेशन ऑफ वेल्थ एंड रिसोर्स इन फ्यू हैंड्स. इस तरह की इकोनॉमिक को सेट किया जाए कि जो वेल्थ है या किसी भी तरह की कोई भी पावर है वो किसी थोड़े, ये नहीं कि कुछ हाथों में ही रहे, बल्कि सभी में इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो. टू गिव फाइनेंशियल एड टू ओल्ड, अनएम्प्लॉयड एंड द डिसेबल्ड. जो भी बूढ़े हैं या जो अनएम्प्लॉयड है, बेरोज़गार हैं, या जो ठीक नहीं है, डिसेबल्ड है, हैंडीकैप है, उन सभी को एक फाइनेंशियल एड देनी, एक फाइनेंशियल हेल्प देनी. नेक्स्ट इज़ इक्वल पे फॉर इक्वल वर्क फॉर ऑल मेन एंड वुमेन. वेदर ही इज़ अ मैन और शी इज़ वुमेन, हर एक को, वेदर मैन, वुमेन, ही, शी, गर्ल, बॉय, सभी को इक्वल वेजेस फॉर इक्वल वर्क. Next is to provide free and compulsory education to all the children below the age of 14 years. जितने भी बच्चे 14 साल से कम हैं, मतलब कि हमारे इंडिया में ये एक है राइट टू एजुकेशन का राइट दिया गया हमें, और इसमें ये दिया गया है कि 14 ईयर्स तक के बच्चे के लिए एजुकेशन कंपलसरी है. किसी भी तरह का स्कूल किसी भी तरह से उसे नहीं रोक सकता ये वाली एजुकेशन लेने से. नेक्स्ट इज द स्टेट टू मेक एफर्ट्स टू डिक्रीज इकोनॉमिक्स इनइक्वालिटीज़. जो भी इकोनॉमिक इनइक्वालिटीज़ हैं उन सभी को रोकने के लिए, उनको कम करने के लिए, उनको रोकने के लिए जो स्टेट है उसको कोशिश करनी चाहिए. टू प्रोवाइड एडुकेट वेजेस, गुड स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग एंड लीजर टू ऑल द वर्कर्स. हर एक वर्कर को पूरे जितने एडुकेट जितने उसकी ज़रूरत है, मतलब उसे उतने पैसे देने चाहिए, उसे गुड स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग प्रोवाइड करना चाहिए, और उसे थोड़ा सा उसके लिए फ्री टाइम उसके वर्कर के लिए हर एक चीज़ उसको प्रोवाइड करनी चाहिए. सो अभी हम सोशलिस्ट प्रिंसिपल को एक डायग्राम के थ्रू समझने का ट्राई करेंगे कि किस आर्टिकल में क्या है. सो द फर्स्ट हम स्टार्ट करेंगे आर्टिकल 37. नॉट एनफोर्सेबल बाय एनी कोर्ट शैल अप्लाई दीज प्रिंसिपल्स फंडामेंटल मेकिंग लॉ गवर्नेंस. आर्टिकल 38 स्टेट्स चाइल्ड वेलफेयर ऑफ पीपल स्क्वेयरिंग प्रोमोटिंग सोशल ऑर्डर. आर्टिकल 39 इक्वल पे फॉर इक्वल वर्क. ये सभी हमने वैसे ऊपर पढ़ लिए हैं, बट एक बार हम अभी इसको रिवाइज कर लेते हैं. नेक्स्ट इसके आर्टिकल 39 राइट एडुकेट मीनिंग्स लाइवलीहुड फॉर ऑल सिटीजन्स, इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन, मटीरियल सोर्स ऑफ द कम्युनिटी, कॉमन गुड, प्रिवेंशन कंसंट्रेशन ऑफ वेल्थ, मीन्स ऑफ प्रोडक्शन, मैन वुमेन, हेल्थ, स्ट्रेंथ, प्रिजर्वेशन, इक्वल पे ऑफ वर्क, वर्कर एंड चिल्ड्रन. नेक्स्ट इज अपॉर्चुनिटीज फॉर हेल्दी डेवलपमेंट ऑफ चिल्ड्रन.
Article 39 equal justice, free legal aid, ये नलसा एंड दलसा. Next is Article 41 right to education, work, public assistance, RTE, NGNREGA, unemployment, old age, sickness, other disables. 47 standard of living, level of nutrition, improve public health. Article 42 just humane conditions, work, maternity leave relief. Article 43 A में है secure participation, workers, management of industries, decent standard of living by providing work to all the workers in agriculture, industrial, otherwise. सो दिस इज़ सोशलिस्ट प्रिंसिपल. सो एक और जो हम वे से सोशलिस्ट प्रिंसिपल को समझने का ट्राई करेंगे. सो सोशलिस्ट प्रिंसिपल में सबसे पहले तो हमें यहाँ पे डॉक्टर बी आर अम्बेडकर की फ़ोटो दी गई है, उनकी एक स्केच बनाया गया है. सो इसमें है क्या, बेसिकली एडुकेट मीन्स ऑफ लाइवलीहुड, फेयर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिसोर्सेज ऑफ द सिटी, इक्वल जस्टिस, फ्री लीगल एड, राइट टू एजुकेशन, वर्क, पब्लिक असिस्टेंस, ह्यूमन वर्किंग कंडीशन, हेल्थ असिस्टेंस, कोऑपरेटिव मैनेजमेंट इज फैक्ट्री. सो ये सभी हमने जो ऊपर सोशलिस्ट प्रिंसिपल के जो पढ़े हैं उसके एम्स में हमने सभी ये डिस्कस कर लिया. सो नेक्स्ट हमारे पास है दैट इज़ गांधीयन प्रिंसिपल्स. सो अभी एक तो था सोशलिस्ट प्रिंसिपल्स, हमने उसमें पढ़ लिया है कि क्या क्या था. अभी हम पढ़ेंगे कि गांधीयन प्रिंसिपल्स में क्या है. इसमें है टू ऑर्गेनाइज विलेज पंचायत. गांधीयन प्रिंसिपल में उन्होंने क्या कहा था कि जो विलेज पंचायत को ऑर्गेनाइज किया जाए. टू प्रमोट कॉटेज इंडस्ट्रीज ऑन इंडिविजुअल एंड कोऑपरेटिव बेसिस इन रूरल एरिया. जो भी रूरल एरियाज है उसमें कॉटेज इंडस्ट्रीज है, जो हमारे पास स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज है, उनको प्रमोट करना. ठीक है, चाहे वो इंडिविजुअल बेसिस पर है, वेदर इट्स ऑन कोऑपरेटिव बेसिस, उन सभी को प्रमोट करना. टू प्रमोट विद स्पेशल केयर एजुकेशनल एंड इकोनॉमिक इंटरेस्ट ऑफ वीकर सेक्शन इन दी सोसाइटी. जो वीकर सेक्शन है सोसाइटी के, स्पेशल केयर करना कि उनके एजुकेशनल एज वेल एज देयर इकोनॉमिक इंटरेस्ट शुड बी डेवलप्ड. स्पेशली द शेड्यूल कास्ट एंड द शेड्यूल ट्राइब्स, इन सभी के इकोनॉमिक एज वेल एज एजुकेशनल इंटरेस्ट को जो है प्रमोट करना. नेक्स्ट इज प्रोहिबिशन ऑफ इंटॉक्सिकेंट ड्रिंक्स एंड अदर इंटॉक्सिकेंट विच आर इंजरियस टू हेल्थ. मतलब कि जो टॉक्सिक ड्रिंक्स वगैरह हैं, ड्रग्स हैं, उन सभी को यूज़ पे को प्रोहिबिट करना. नेक्स्ट इज टू रेज द स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग ऑफ पीपल एंड इम्प्रूवमेंट ऑफ पब्लिक हेल्थ. लोगों के लिविंग स्टैंडर्ड को इम्प्रूव करना, उनको प्रमोट करना, उनको रेज करना, और जो उनकी पब्लिक हेल्थ है उनको भी इम्प्रूव करना. सो गांधीज़म हमें जो पढ़ा है गांधीयन प्रिंसिपल्स, इसमें क्या है, स्वराज, सर्वोदय, स्वावलंबा, सेल्फ रिलायंस, प्रमोशंस टू खादी. सो अभी हम पढ़ेंगे आगे अबाउट लिबरल और जनरल प्रिंसिपल्स. द लिबरल और जनरल प्रिंसिपल्स, इन दिस कैटेगरी दोज प्रिंसिपल्स आर इंक्लूडेड विच आर ऑफ जनरल एंड लिबरल करेक्टर. वो जो सारे इसमें प्रिंसिपल्स हैं जिनका करेक्टर जनरल एज वेल एज लिबरल है. सो इसमें क्या क्या आता है, फर्स्ट टू फ्रेम अ यूनिफॉर्म सिविल कोड थ्रू आउट द टेरिटरी ऑफ इंडिया. एक यूनिफॉर्म मतलब कि एक सेम कोड ऑफ कंडक्ट जो है उस सभी को फ्रेम करना थ्रू आउट द टेरिटरी ऑफ इंडिया, पूरी इंडिया में. सेकेंडली टू ब्रिंग आउट द सेपरेशन ऑफ जुडिशरी फ्रॉम द एग्जीक्यूटिव. जुडिशरी को एग्जीक्यूटिव से, मतलब कि जुडिशरी जो है उसको एग्जीक्यूटिव से सेपरेट करना, जो लॉ इम्प्लीमेंट करते हैं, और जुडिशरी जो है उसको पूरी तरह अलग करना. टू ऑर्गेनाइज एग्रीकल्चर मॉडर्न एंड साइंटिफिक लाइन्स. जो एग्रीकल्चर को ऑर्गेनाइज करना कि उसको मॉडर्न वे से ऑर्गेनाइज करना, उसमें साइंटिफिक मेथड्स को यूज़ करना. टू प्रमोट एनिमल हस्बेंड्री एंड साइंटिफिक लाइन. जो एनिमल हस्बेंड्रीज है उसको भी साइंटिफिक लाइन पर प्रमोट करना. टू प्रिजर्व एंड इम्प्रूव द ब्रीड्स ऑफ कैटल एंड प्रोहिबिट स्लॉटर ऑफ काउज एंड अदर मिल्क एनिमल्स. जो ब्रीड्स ऑफ कैटल्स हैं उनको प्रिजर्व करना, उनकी ब्रीड्स को इम्प्रूव करना, और जो स्लॉटर ऑफ काउज, कैल्व्स एंड अदर मिल्क एनिमल्स, किसी भी मतलब कि जो हमें मिल्क एनिमल्स हैं उनका जो कत्लेआम, स्लॉटरिंग कत्लेआम, उन सभी को प्रोहिबिट करना. टू प्रोवाइड फॉर द प्रोटेक्शंस ऑफ वाइल्ड एनिमल्स. जितने भी हमारे वाइल्ड एनिमल्स हैं उनकी पूरी प्रोटेक्शन का ध्यान रखना, उनकी सेफ्टी का ध्यान रखना, उनको एक्सटिंक्शन से बचाना. टू प्रोटेक्ट एवरी मॉन्यूमेंट और प्लेस और ऑब्जेक्ट ऑफ आर्टिस्ट और हिस्टोरिकल इंटरेस्ट. हर एक मॉन्यूमेंट, हर एक प्लेस, हर एक हिस्टोरिकल मॉन्यूमेंट, हर एक चीज़ को हमने जो इसको प्रोटेक्ट करना है. द स्टेट शुड इंडीवियर टू प्रमोट इंटरनेशनल पीस एंड सिक्योरिटी. स्टेट को ये भी कोशिश करनी चाहिए कि वो इंटरनेशनल पीस और सिक्योरिटी उसको भी मेंटेन रखे.
सो ये हमारे पास है लिबरल प्रिंसिपल्स, इसमें है आर्टिकल 44 दैट इज यूनिफॉर्म सिविल कोड ऑल सिटीजन थ्रू आउट कंट्री। मतलब कि एक यूनिफॉर्म कोड के एग्जांपल ये देते हैं कि जैसे हर एक सिटीजन को ये होना चाहिए दैट वी आर इंडियंस, एक ये कोड ऑफ कंडक्ट सभी में होना चाहिए दैट वी आर इंडियंस थ्रू आउट द इंडियन टेरिटरी। आर्टिकल 45 टिल द एज ऑफ 6 ईयर ऑल चिल्ड्रन एवरी चाइल्डहुड केयर एजुकेशन, मतलब कि टिल 6 ईयर ऑफ एज हर एक चिल्ड्रन को केयर मिलनी चाहिए, चाइल्डहुड केयर और एजुकेशन जो है वो इम्पॉर्टेंट है। नेक्स्ट इज आर्टिकल 45, उसमें क्या ऑर्गेनाइज करना चाहिए, ऑर्गेनाइज प्रोटेक्ट एंड इम्प्रूव सेफ गार्ड, ऑर्गेनाइज एनिमल हस्बेंड्री एग्रीकल्चर, प्रोटेक्ट एंड इम्प्रूव किसको करना है, इन्वायरमेंट, सेफ गार्ड करना है फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ को। आर्टिकल 49 प्रोटेक्ट मॉन्यूमेंट्स प्लेसेस ऑब्जेक्ट्स आर्टिस्टिक और हिस्टोरिकल वैल्यू नेशनल इंपॉर्टेंस। आर्टिकल 50 में सेपरेट किसको करना है, जुडिशरी एज वेल एज एग्जीक्यूटिव को, पब्लिक सर्विसेज ऑफ द स्टेट। नेक्स्ट इज आर्टिकल 51, उसमें क्या प्रमोट करना है, इंटरनेशनल पीस सिक्योरिटी, फोस्टर रिस्पेक्ट इंटरनेशनल रूल ट्रीटी ऑब्लिगेशंस एंड एनकरेज सेटलमेंट दैट इज इंटरनेशनल डिस्प्यूट्स। सो नेक्स्ट इज डायरेक्ट, अभी हम तीनों को ही कंसीडर करके देखते हैं कि तीनों को अभी हम पहले हमने सभी को अकेले अकेले पढ़ा, ये सोशलिस्ट है, ये गांधीयन है, ये लिबरल है। अभी हम इन तीनों को इकट्ठा करके पढ़ेंगे कि ये है क्या। फर्स्ट इज सोशलिस्ट, प्रोवाइड एडुकेट मीन्स ऑफ लाइवलीहुड टू ऑल द सिटीजन्स। लिबरल में क्या आता है, फ्री कंपल्सरी एजुकेशन फॉर स्टूडेंट्स अप टू 14 ईयर्स। एंड गांधीयन में क्या है, एस्टैब्लिश पंचायत टू फंक्शंस एज यूनिट ऑफ सेल्फ गवर्नमेंट। पहले भी हमने कहा है कि लोगों को हर एक सोर्स, हर एक उनको एडिक्वेट सोर्स देना लाइवलीहुड का, ठीक है। लिबरल में क्या कहा गया है कि उनको एजुकेशन जो है अप टू 14 ईयर्स तक हर एक बच्चे को फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन देना। सो गांधीयन में कहा गया है कि जो एक सेल्फ गवर्नमेंट बनानी है ऑन विलेज लेवल दैट इज़ पंचायती राज। सो उसके नेक्स्ट है प्रिवेंट कंसंट्रेशन एंड इंश्योर इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ एंड रिसोर्सेज, सेपरेशन ऑफ जुडिशरी एंड एग्जीक्यूटिव, प्रोहिबिशन ऑफ ड्रग्स एंड एल्कोहल। सो सोशलिस्ट में उन्होंने कहा है कि जो प्रिवेंट करना है कि जो हमारे पास जितनी भी वेल्थ है या जो भी पावर है वो किसी एक हाथ में ना हो या कुछ हाथों में ना हो, वो सभी भी इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो। लिबरल में उन्होंने कहा गया है कि जुडिशरी को एग्जीक्यूटिव से सेपरेट करो। और गांधीयन में कहा गया कि किसी भी तरह का ड्रग, किसी भी तरह के अल्कोहल, उन सभी के जो यूज़ करने से मना है। इक्वल पे ऑफ वर्क फॉर ऑल मैन एंड वुमेन, प्रोटेक्ट मॉन्यूमेंट्स एंड हिस्टोरिकल प्लेसेस, प्रमोशन ऑफ इकोनॉमिक एंड एजुकेशन ऑफ वीकर सेशन। सोशलिस्ट में कहा गया है कि चाहे वो लड़का है या लड़की है, औरत है मर्द, हर एक को इक्वल वेजेस मिलनी चाहिए इक्वल वर्क के लिए। लिबरल में कहा गया कि हमें अपने मॉन्यूमेंट्स और हिस्टोरिकल प्लेसेस को प्रोटेक्ट करना चाहिए। एंड गांधीयन में कहा गया है कि जो हमारे वीकर सेशंस हैं उनके जो हमारे एजुकेशनल एज वेल एज इकोनॉमिक जो हमारे इंटरेस्ट है उनको प्रमोट करना चाहिए। नेक्स्ट इज इंश्योर डिसेंट स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग एंड लेजर फॉर वर्कर्स, सेफ गार्ड फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ ऑफ द कंट्री, प्रमोशन ऑफ कॉटेज इंडस्ट्री। इन्होंने कहा है कि जो हमारा स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग है उसको इंक्रीज़ करो, हर एक वर्कर को प्रॉपर उसका फ्री टाइम मिलना चाहिए। लिबरल में उन्होंने कहा है कि जो हमारे फॉरेस्ट और जो वाइल्ड लाइफ है उनको बचाओ। गांधीयन में उन्होंने कहा है कि जो कॉटेज इंडस्ट्रीज़ हैं उनको प्रमोट करो। Next is provide opportunities and facilities to prevent exploitation of youth and children, securing participation of workers in the management of industries, and next is prevention slaughter of cows, calves and milch animals. सो अभी इसमें फर्स्ट में सोशलिस्ट में क्या कहा गया कि अपॉर्चुनिटीज़ और फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करनी चाहिए ताकि किसी भी तरह की कि हम क्या कहते हैं कि एक्सप्लोटेशन ना हो किसी के साथ, किसी भी तरह का शोषण ना हो। लिबरल में उन्होंने कहा गया है कि सिक्योर करना कि जो वर्कर्स की पार्टिसिपेशन को इन मैनेजमेंट ऑफ इंडस्ट्रीज़। और नेक्स्ट गांधीयन में कहा गया कि किसी भी तरह के मिल्च एनिमल के किसी भी तरह के कत्लेआम पर रोक लगाना। नेक्स्ट इज मेक एफर्ट्स टू सिक्योर देयर राइट टू वर्क। हमें सोशलिस्ट में कहा गया कि हमें ये कोशिश करनी चाहिए कि हम जो वर्कर के राइट टू वर्क के हैं उसके इस राइट को सिक्योर कर सकें। नेक्स्ट इज लिबरल में कहा गया यूनिफॉर्म की हर को कंट्री में एक यूनिफॉर्म कोड ऑफ कंडक्ट होना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट इज फिर हमारे पास सोशलिस्ट में क्या है, असिस्टेंस इन केस ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट, सिकनेस और ओल्ड। अगर कोई भी सिक है, ओल्ड है, अनएम्प्लॉयड है तो उसको फाइनेंशियल एड देनी चाहिए। ऑर्गेनाइज एनिमल हस्बेंड्री एंड एग्रीकल्चर साइंटिफिकली, साइंटिफिक मेथड से एनिमल हस्बेंड्री एग्रीकल्चर को ऑर्गेनाइज करना चाहिए। तो ये अब हम तीनों ने कंपैरेटिवली पढ़ा कि सोशलिस्ट, लिबरल एज वेल एज गांधीयन प्रिंसिपल्स है क्या और इनमें क्या डिफरेंस है। सो
इज डिफरेंस बिटवीन फंडामेंटल राइट्स एंड डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी। हमने इनके बारे में इंडिविजुअली तो पढ़ लिया कि ये डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स हैं, ये फंडामेंटल राइट्स हैं। अभी हम इनको कंपैरेटिवली पढ़ेंगे कि ये है क्या। अभी इनमें कंपैरिजन करेंगे कि व्हाट इज़ फंडामेंटल राइट्स एंड व्हाट इज़ डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स। अभी हम इनके डिफरेंस देखेंगे कि उसमें क्या है और इसमें क्या है। सो फर्स्ट इज दीज आर नेगेटिव, इट मीन्स फंडामेंटल राइट्स आर नेगेटिव and they prohibit the state from doing certain things, whereas directive principles are positive and they require the state to do certain things. सो फर्स्टली जो फंडामेंटल राइट्स हैं उनको उन्होंने नेगेटिव कंसीडर किया है और जो हमारे पास डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स हैं उनको पॉजिटिव। कहा गया है कि जो फंडामेंटल राइट्स है वो स्टेट को रोकते हैं कि वो कुछ है काम जो है नहीं कर सकते, डूइंग सर्टेन थिंग्स, हर एक काम के लिए नहीं पर कुछ ऐसे काम है वो नहीं कर सकते क्योंकि उनको एक इंडिविजुअल के हर एक राइट का ध्यान रखना पड़ता है कि किसी तरह उसका कोई राइट उससे छीन तो नहीं हो रहा। सो जो डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स हैं उनकी ज़रूरत है स्टेट को कुछ काम करने के लिए, कुछ सर्टेन काम करने के लिए डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स की ज़रूरत है, और जो फंडामेंटल राइट्स हैं वो स्टेट को कुछ काम करने से रोकते हैं। नेक्स्ट इज दीज आर जस्टिकेबल दैट इफ़ दे आर लीगली एनफोर्सेबल बाय द कोर्ट्स इन केस ऑफ देयर वायलेशन। सो अगर तो ये किसी भी तरह हमने किसी भी फंडामेंटल राइट का उल्लंघन किया है तो जो हमारे पास हम कोर्ट की हेल्प ले सकते हैं अपने राइट को बचाने के लिए। और नेक्स्ट इज दे आर नॉन जस्टिकेबल इफ़ दे आर नॉट इन्फोर्सेबल बाय कोर्ट फॉर देयर वायलेशन। अगर हमने किसी भी डायरेक्टिव प्रिंसिपल का उल्लंघन किया या किसी तरह उसके साथ छेड़खानी किया तो कोर्ट इसमें कुछ भी नहीं कर सकती बिकॉज दे आर नॉन जस्टिकेबल। Next is the aim at establishing political democracy in the country as well as they aims at establishing social and economic democracy in the country. So जो फंडामेंटल राइट्स हैं उनका जो मेन एम है, जो मेन ऑब्जेक्टिव है वो ये है कि कंट्री में पॉलिटिकल डेमोक्रेसी को इस्टेब्लिश करना, और जो डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स हैं उनका एम है कि कंट्री में सोशल एज वेल एज इकोनॉमिक डेमोक्रेसी को इस्टेब्लिश करना। नेक्स्ट इज दे हैव लीगल सेंशंस एंड दे हैव लीगल एंड पॉलिटिकल सेंशंस। जो हमारे पास फंडामेंटल राइट्स है वो लीगल हैं, पर जो हमारे पास डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स हैं वो लीगल भी और उनके पास एक पॉलिटिकल सेंशन भी है। नेक्स्ट इज दे प्रमोट द वेलफेयर ऑफ इंडिविजुअल हैंस दे आर पर्सनल एंड इंडिविजुअलिस्टिक। सो जो हमारे पास फंडामेंटल राइट्स हैं वो हर एक इंडिविजुअल का राइट है, एवरी इंडिविजुअल, हर एक इंडिविजुअल का राइट है, जिसके कारण उसको हम पर्सनल राइट भी कहते हैं, इनको इंडिविजुअलिस्टिक भी कह देते हैं। बट जो हमारे पास डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स हैं दे प्रमोट द वेलफेयर ऑफ कम्युनिटी। तो जो हमारे पास डायरेक्टिव प्रिंसिपल है वो पूरी कम्युनिटी की वेलफेयर को प्रमोट करते हैं। सो एंड हेंस दे आर, इसीलिए उनको क्या कहा जाता है, सोसाइटेरियन एंड सोशलिस्टिक, क्योंकि वो एक पूरी सोसाइटी, एक पूरी कम्युनिटी को प्रमोट करते हैं। दे डू नॉट रिक्वायर एनी लेजिस्लेशन फॉर देयर इम्प्लीमेंटेशन, दे आर ऑटोमेटिकली एनफोर्स। किसी भी तरह का कोई भी लेजिस्लेटिव नहीं चाहिए उनको अपने आप को एनफोर्स करने का, वो ऑटोमेटिकली जो है इम्प्लीमेंट हो जाते हैं। बट अगर हमने डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स को इम्प्लीमेंट करना है तो हमें लेजिस्लेशन की ज़रूरत है, वो ऑटोमेटिकली एनफोर्स नहीं होते। नेक्स्ट इज द कोर्ट आर बाउंड टू डिक्लेयर अ लॉ वॉलेटिव ऑफ एनी ऑफ द फंडामेंटल राइट्स एज अनकॉन्स्टिट्यूशनल एंड इनवैलिड। क्या कहा है कि अगर कोई भी, द कोर्ट आर बाउंड, उनके मतलब वो बंदिश है उन पर, वो बाउंड है टू डिक्लेयर अ लॉ, अगर किसी भी लॉ को वॉयलेशन जो है वो कंसीडर कर सकते हैं अगर कोई भी फंडामेंटल राइट जो है कॉन्स्टिट्यूशन और इनवैलिड। द कोर्ट कैन नॉट डिक्लेयर अ लॉ वॉलेटिव ऑफ any of the directive principles as unconstitutional and invalid, hence they can uphold the validity of law on the ground that was enacted to give effect of the indirective। जो कोर्ट है वो नहीं डिक्लेयर कर सकता कि उन्होंने किसी भी लॉ को जो है वॉलेटिव नहीं डिक्लेयर कर सकता। सो ये थे हमारे पास डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स एंड फंडामेंटल राइट्स।